करें, लेकिन आईआर से कोई भी एस्पिरेंट, सीएसएस का एस्पिरेंट भाग नहीं सकता या भाग नहीं सकती। आईआर जो है वो हाफ सीएसएस है। क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, वो आपके कंपलसरी है ही है। और आईआर टू जो है बेसिकली आपके करंट अफेयर्स और ग्लोबल इश्यूज से वो डील करता है। अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग है, मीनिंग आईआर टू आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आल्सो आप देखें हर साल आईआर से रिलेटेड टॉपिक्स भी आते हैं, ऐसे पेपर में टॉपिक आते हैं। ऐसे में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन ये एक एडिशनल रीइंफोर्समेंट है, ऐसे सर शरियार पढ़ाते हैं। लेकिन देखो हर सब्जेक्ट एक एडिशनल रीइंफोर्समेंट भी होता है। तो बड़ा लिंक है आईआर और ऐसे पेपर का। अगर फॉर एग्जांपल आप सीएसएस 2026 का पेपर देखें, साइबर सिक्योरिटी पूछा गया है आपसे, नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर, इसी तरह से इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आपसे उसने पूछा है, या द वन हु कंट्रोल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड, या नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक है। ओके, तो ये आईआर से रिलेटेड है ना। तो एडिशनल रीइंफोर्समेंट आपकी यहाँ से ज्यादा आती है। इसी तरह से आप सीएसएस 2025 में देखिए, हमास और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट उसने पूछा है आपसे, सीपेक के बारे में उसने पूछा है, ब्रिक्स और पाकिस्तान के बारे में उसने पूछा है। आयशा रियाज क्वेश्चन आंसर लास्ट में, अभी आप ओरिएंटेशन दें, मैं लास्ट में आपकी क्वेरीज दूंगा। इसी तरह से ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना के बारे में 2022 में पूछा गया है। मतलब देखें आप कि एक लिंक है आपकी आईआर से। आईआर से आप भाग नहीं सकते, बेशक आपका ऑप्शन नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको वो हंट करेगा कहीं ना कहीं। ये सेशन आपका होगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स चीजें आप नोट करें। कंटेंट मैं खुद ही प्रोवाइड करूंगा। देखिए जब आप हमारे पास इनरोल करते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कंटेंट हम ही दें। आप बुक बाय मत करें, ठीक है, बुक्स बाय मत करें, हम ही आपको कंटेंट दें। ये स्लाइड्स फॉर्म में कंटेंट नहीं होगा, नोट्स फॉर्म में डिटेल में ही नोट्स आपको मिलेंगे। तो बुक बाय करने की कोई नीड नहीं है आपको। ये टोटल 7 वीक्स का आपका सेशन होगा, मतलब 2 मंथ्स नॉर्मली हो ही जाते हैं ये, ठीक है। 2 मंथ्स का अराउंड ये सेशन होगा आपका। क्लासेस आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे होगी। ओके। और संडे के बाद जो है, मतलब मंडे को आपकी एवेल्यूएशंस भी होगी, ताकि मतलब असाइनमेंट आपको दी जाएगी, ताकि आप जो टॉपिक्स हमने फ्राइडे सैटरडे संडे पढ़े हैं तो वो प्रैक्टिस में आ जाए। साथ में मतलब टॉपिक्स भी कवर हो, आपकी एवेल्यूएशंस भी साथ में, आप लिखना भी सीखे। तो एवेल्यूएशंस आपकी इसी तरह से होगी। तो जितने वीक्स का सेशन है, मतलब 7 वीक्स का सेशन है, तो आपकी 7 असाइनमेंट्स होगी, वीकली एवेल्यूएशन जिसे आप कहते हो। स्पेशल फोकस होगा आपकी, आपका थ्योरीज अंडरस्टैंडिंग पे और एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज पे, तो थ्योरीज अप्लाई कैसे करनी होती है। और लास्ट में रिकॉर्डिंग्स भी आपको 24 आवर्स के लिए मिल जाएंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट इमरजेंसी आ जाती है, क्लास उससे मिस हो जाती है, तो वो रिकॉर्डिंग्स 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होती है। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं करता, क्लास आपकी ऑनलाइन होगी, ठीक है, लेकिन उस क्लास की रिकॉर्डिंग होती है अवेलेबल। तो अगर कोई बच्चा क्लास मिस करता है, मिस करती है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो ये आपकी सेशन के बारे में डिटेलिंग है। कंटेंट मैं ही दूंगा, कोई भी बुक बाय करने की नीड नहीं है आपको। ओके, क्योंकि मैंने खुद भी बुक लिखी हुई है, तो थ्योरीज वाला पार्ट मैं वहां से दूंगा। बाकी करंट जो ग्लोबल इश्यूज है वो मैं खुद ही लिखता हूँ। मैं क्योंकि मैं इंटरनेशनल मैगजीन्स में भी लिखता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं होता है आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करना। ओके। ये आपका जो सेशन है वो 7 to 8 वीक्स का होगा, मतलब नॉर्मली 2 मंथ्स हो जाते हैं। क्लासेस आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे होगी, वीकली एवेल्यूएशन होगी। जितने वीक्स का सेशन उतनी ही एवेल्यूएशन आपकी। ओके, ताकि आपको लिखना आए, एटलीस्ट लिखना आए आपको। स्पेशल फोकस आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज और थ्योरीज अंडरस्टैंडिंग पे। क्लियरिटी है सबको? मुझे सब बताएं, सेशन के बारे में क्लियरिटी है, ताकि हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट में ही मैसेज कर दें मुझे, ताकि हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा मजे का है।
ओके जी, आज का टॉपिक है चेंजिंग रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्डर। देखिए, हर टॉपिक की ना एक थीसिस होती है, थीसिस। जैसे ऐसा की थीसिस होती है, इसी तरह से हर टॉपिक की एक थीसिस होती है जिसके अराउंड ही पूरी डिस्कशन होती है। अब इस टॉपिक की जो बेसिकली थीसिस है वो ये है कि कुछ आईआर स्कॉलर्स कहते हैं कि दुनिया अब मल्टीपोलर है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मल्टीपोलरिटी है, मल्टीपल पावर्स। ठीक है, देयर आर मल्टीपल पावर्स। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं नहीं, यूएसए आज भी सुपर पावर है। ठीक है, देयर इज यूनिपोलरिटी। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, ना मल्टीपोलरिटी है ना यूनिपोलरिटी है, पार्शियल पोलरिटी है। पार्शियल पोलरिटी है। ये पूरी डिस्कशन होगी हमारी इस पे। मल्टीपोलरिटी पढ़ेंगे हम अलग से, वो भी टॉपिक है। लेकिन ये वाली डिस्कशन आप देखिए कि नेचर क्या है, ग्लोबल ऑर्डर की नेचर क्या है, प्रेजेंट नेचर क्या है। क्या वो मल्टीपोलर है या यूनिपोलर है या पार्शियल पोलरिटी है। अब ये पार्शियल पोलरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है वो आगे हम पढ़ते हैं, उसको डिटेल में देखते हैं। तो ये टॉपिक की थीसिस है, इसके अराउंड ही पूरी हमारी डिस्कशन होगी। उसके इम्प्लीकेशंस भी क्या है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी देखेंगे उसको। लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड वॉर टू से पहले इंटरनेशनल सिस्टम में मल्टीपोलरिटी थी। वर्ल्ड वॉर टू से पहले की बात हो रही है। सो द इंटरनेशनल सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल पावर्स, खास करके यूरोप में। जैसे यूके है, फ्रांस है, जर्मनी, सोवियत यूनियन, इटली, आल्सो वेस्टर्न हेमीस्फीयर में यूएसए। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंटरनेशनल सिस्टम भी जो है वो चेंज हुआ। दुनिया में बायपोलरिटी आ गई। बायपोलरिटी का मतलब होता है टू सुपर पावर्स, टू सुपर पावर्स। बायपोलरिटी आ गई, टू सुपर पावर्स, यूएसए एंड सोवियत यूनियन। और इसी के साथ आपकी कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई। कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई इंटरनेशनल सिस्टम में। लेकिन सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद कोल्ड वॉर भी खत्म हुई और इंटरनेशनल सिस्टम भी चेंज हुआ, क्योंकि यूएसए जो है वो सुपर पावर बन गया। दुनिया में यूनिपोलरिटी स्टार्ट हो गई, जिसको आप यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं। एक सिंगल सुपर पावर, एक सिंगल सुपर पावर। लेकिन 21st सेंचुरी में अगर देखा जाए, 21st सेंचुरी में चाइना की इकोनॉमिक राइज, चाइना की इकोनॉमिक राइज, उसने पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और जो एरा थी यूनिपोलरिटी की वो भी खत्म हुई। ठीक है, जो एरा थी यूनिपोलरिटी के, एक से एक सिंगल सुपर पावर है, वो भी एरा खत्म हुई आपकी। अगर हम चाइना एंड यूएसए की मिलिट्री इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर को कंपेयर करें तो आज भी बैलेंस ऑफ पावर यूएस के फेवर में है। आज भी बैलेंस ऑफ पावर, बीओपी जिसे आप कहते हो, वो यूएस के फेवर में है। अब इस पे जॉन मशीनियर जो न्यू रियलिस्टिक है, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं है कि वार्स हो, हमेशा वार्स हो, जरूरी नहीं है। लेकिन एक पावर कंपटीशन चलता रहता है। हर स्टेट चाहती है कि उसकी पावर ज्यादा हो। जैसे इंडिया चाहता है कि हमारी मेरी पावर ज्यादा हो, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ऐसे कैसे, हमारी पावर, बैलेंस ऑफ पावर हो। इसी तरह से यूएसए चाहता है कि उसकी पावर ज्यादा हो, चाइना कहता है कि नहीं, मेरी इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। तो वो ग्रेट कंपटीशन चल रही है। देयरफॉर इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रही है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। बोथ आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में। ये दो ओशियंस है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। क्योंकि जो चाइना का ट्रेड होता है ना, वो इसी से ही होता है, इन्हीं रीजन से, इंडो पैसिफिक रीजन से होता है।
अगर यूएस को ग्लोबल डोमिनेंस कंटिन्यू रखनी है ना अपनी, मतलब जो कहते हैं ना यूनिपोलैरिटी कंटिन्यू रखनी है, तो वॉशिंगटन को चाइना की राइज एंड इट्स इन्फ्लुएंस उसको रोकना होगा। इसको आप क्या कहते हैं? कंटेनमेंट, कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ यूएसए। जैसे कोल्ड वॉर में यूएसए की पॉलिसी क्या थी? कंटेनमेंट पॉलिसी अगेंस्ट दी सोवियत यूनियन, कि सोवियत यूनियन को या कम्युनिज्म को कंटेन करना है। इसी तरह से यूएस की जो पॉलिसी है वो ये है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना, चाइना की राइस को कंटेन करना है, चाइना की राइस को कंटेन करना है। चाइना की राइस और उसकी इन्फ्लुएंस को कर्टेन करने के लिए या कर्टेल करने के लिए यूएस ने इंडो पैसिफिक पॉलिसी दी। 2017 देखें, जो ट्रम्प का फर्स्ट टेन्योर था। बाइडेन देखें, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आती है। जैसे न्यू प्रेसिडेंट आता है ना, तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी देता है। ट्रम्प की भी आई हुई है, अभी सेकंड टेन्योर की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई है, वो हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो 2017 देखें या 2022 बाइडेन की, उसमें ये लिखा गया है कि चाइना इज सिंगल लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ यूएसए, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में। अब इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की कंटेनमेंट के लिए यूएस ने क्या किया है? इंडिया को अपना पार्टनर बनाया है, इंडिया को अपना पार्टनर बनाया है ताकि न्यू दिल्ली कुड काउंटर चाइनाज राइज इन द इंडियन ओशन, ताकि न्यू दिल्ली कुड कंटेन द राइज ऑफ चाइना इन इंडियन ओशन। ये जो ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है, ये पाकिस्तान के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रही है एज वेल एज रिस्क भी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज पे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान इफेक्टिवली अपने नेशनल इंटरेस्ट परसू कर सकता है विदाउट ज्वाइनिंग एनी कैंप, चाहे वो चाइनीज कैंप हो या अमेरिकन कैंप हो। लेकिन पाकिस्तान का एक मसला है कि प्यारे पाकिस्तान ने कभी भी अपनी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया सिंस द इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा फॉरेन एड पे चली आई है। आप देखें पूरी कोल्ड वॉर देखें, सेटो ज्वाइन किया हमने, सिटो ज्वाइन किया, या 9/11 के बाद देखें हमने यूएस की ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ज्वाइन की, मिलिट्री एड मिली, इकोनॉमिक एड मिली। मतलब इस तरह से समझे कि एड जो है ना, इकोनॉमिक एड हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह उसने काम किया है। एड आना अब तो बंद हो गई है, अब तो यूएसए से एड आना बंद हो गई है ना। ठीक है, तो हमने अपनी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम ही नहीं किया है। जैसे कि आई टोल्ड यू कि चाइना की कंटेनमेंट के लिए यूएस इंडिया की मिलिट्री पावर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यूएसए इंडिया की मिलिट्री पावर इंक्रीज कर रहा है। तो पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पावर साउथ एशिया में मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा? चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाने होंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए साउथ एशिया में चाइना के साथ हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करने होंगे। ठीक है, आई समझ? यहां तक समझ आया? ओवरव्यू समझ आया आपको? जितने भी हैं क्लास में बताएं मुझे, जितने भी क्लास में हैं मुझे बताएं, ओवरव्यू समझ आया आपको? बड़ा मैं स्लो स्लो चल रहा हूं ताकि आपको समझ भी आए। वो टॉपिक बड़ा मजे का है वैसे। Now, fundamental factors of international power to reduce the polarity of the system.
द नेचर ऑफ पोलैरिटी आफ्टर द कोल्ड वॉर, कि पोलैरिटी की क्या नेचर थी कोल्ड वॉर के बाद। वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया में बायपोलर सिस्टम आया। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। मीनिंग टू सुपर पावर्स नेमली यूएसए एंड सोवियत इमर्ज हुई। देखिए ये टॉपिक अक्सर आपने देखे ना, हर कोई टीचर कहता है या लोग कहते हैं मल्टीपोलरिटी है, मल्टीपोलरिटी है। इस टॉपिक के बाद आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, क्या सच में मल्टीपोलरिटी है? क्या सच में मल्टीपोलरिटी है या नहीं है? मैं आपसे पूछूंगा कि जब टॉपिक हम एंड करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या दुनिया में रियली मल्टीपोलरिटी है या पार्शियल या यूनिपोलरिटी है? सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया में बायपोलर सिस्टम आया, मीनिंग टू सुपर पावर्स बनी, नेमली यूएसए एंड सोवियत यूनियन इमर्ज हुई, और ग्रेट पावर कंपटीशन भी दोनों के बीच में स्टार्ट हो गई। अब इस पे ना रियलिज्म कहती है, रियलिज्म रियलिज्म पढ़ाई भी है मैंने, दोबारा भी पढ़ाऊंगा सेशन में। पर्टिकुलरली हेंस जे मॉर्गनथाउ कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना, बेसिकली वो है स्ट्रगल फॉर पावर, स्ट्रगल फॉर पावर। अब ये स्ट्रगल फॉर पावर क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर इसका आसान सा मतलब ये कि जिसे पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखें, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती है ना, चाहे पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, पीटीआई हो या मौलवी आजाद हो, क्या चाहिए उनको? पावर चाहिए ना उनको, सबको। इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स भी लड़ती हैं आपस में पावर के लिए। तो रियलिज्म कहती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्ट्रगल फॉर पावर चलती आ रही है और हिस्टोरिकली चलती आ रही है। कोल्ड वॉर के बाद या सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसए अनचैलेंज सुपर पावर इमर्ज हुआ, अनचैलेंज सुपर पावर इमर्ज हुआ। एंड ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का कभी नाम सुना है आपने? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, जब मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम आपका जब बना था, वो बना था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ठीक है, मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम जो है ना आपका, वो बना है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के बाद। सो सोवियत के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसए अनचैलेंज सुपर पावर इमर्ज हुआ। एंड ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम के बाद कोई भी स्टेट, अगर कोई भी स्टेट इतनी पावरफुल जो बनी है ना, वो यूएसए ही हुई है, इमर्ज हुई है। चाहे आप इकोनॉमिक डोमेन में देखें या मिलिट्री डोमेन में देखें या टेक्नोलॉजिकल डोमेन में देखें। 1648 से लेके आज तक कोई भी स्टेट इतनी पावरफुल नहीं बनी कंपेयरिंग टू यूएसए। ठीक है, चाहे आप टेक्नोलॉजिकल डोमेन देखें, मिलिट्री डोमेन देखें या इकोनॉमिक डोमेन देखें। दुनिया की जो रिच कंट्रीज हैं, यूएस की एलाइज बनी, एंड यूएसए ने दुनिया में नियो लिबरल ऑर्डर, अपना नियो लिबरल ऑर्डर पढ़ेंगे हम सेशन में, भी वो इंप्लीमेंट किया। नियो लिबरल ऑर्डर वो इंपोज किया, नियो लिबरल ऑर्डर इंपोज किया। अब इस पे जब कोल्ड वॉर एंड होती है ना आपकी, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होती है, जब कोल्ड वॉर एंड हुई, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुई, इस पे ना फ्रांसिस फ्यूकुयामा की एक थीसिस आती है, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। फ्रांसिस फ्यूकुयामा की एक थीसिस आती है, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। अब ये क्या है? बेसिकली फ्यूकुयामा ने एक थीसिस दी, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब ये है क्या बेसिकली थीसिस? ये कहते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद अब हिस्ट्री की इवोल्यूशन नहीं होगी, हिस्ट्री इवॉल्व नहीं होगी, दुनिया में यूएसए ही सुपर पावर या सोल सुपर पावर रहेगा, और यूएसए का ही नियो लिबरल ऑर्डर चलेगा हमेशा, हिस्ट्री इवॉल्व नहीं होगी।
अब हिस्ट्री मतलब एवोल्यूशन से ये मतलब नहीं कि डेवलपमेंट्स नहीं होगी, ये नहीं कह रहे हैं वो। तो कह रहे हैं यूएसए का कोई नेक्स्ट कंटेंडर नहीं आएगा, बस नियो लिबरल ऑर्डर चलेगा और यूएसए ही सुपर पावर रहेगा हमेशा। और यही एंड ऑफ हिस्ट्री है, और यही एंड ऑफ हिस्ट्री है। अगेन रिपीटिंग, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए रिपीट कर देता हूं कि फुकामा कहते हैं कि सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसए ही अब सुपर पावर रहेगा ऑलवेज। डेवलपमेंट्स होंगी इंटरनेशनल रिलेशन सिस्टम में, बट यूएसए का कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा। ठीक है, यूएसए का ही न्यू लिबरल ऑर्डर हमेशा चलेगा, और यही एंड ऑफ हिस्ट्री है। ये कहते हैं कि कम्युनिज्म की डिफीट हो गई। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो कम्युनिज्म की डिफीट हुई थी, और ये इस बात से ये प्रूफ होता है कि यूएस का न्यू लिबरल ऑर्डर जीत गया, एंड देयर इज नो अदर स्टेट चैलेंजिंग द यूएस सुप्रीमेसी। यूएस सुप्रीमेसी, ये है इसकी थीसिस। समझ आई? समझ आई? सारे बताओ मुझे जल्दी से। ओके, फिर एक और थीसिस है, यूनिपोलर मूवमेंट बाय चार्ल्स। यूनिपोलर मूवमेंट, ठीक है, यूनिपोलर मूवमेंट। सोवियत चार्ल्स जो है ना, सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन को यूनिपोलर मूवमेंट कहते हैं। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ ना, तो कहते हैं ये है यूनिपोलर मूवमेंट। यूनिपोलर मूवमेंट, ठीक है। एंड ही सेड दिस यूनिपोलरिटी विल कंटिन्यू फॉर अनदर जनरेशन। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, दुनिया में यूनिपोलरिटी आई, तो चार्ल्स इसको कहते हैं कि ये यूनिपोलरिटी मूवमेंट है, और ये यूनिपोलरिटी एक जनरेशन तक तो चलेगी। बट चार्ल्स ये भी आइडियलाइज करते हैं कि फ्यूचर में स्टेट्स के अमंग कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये बात नोट करना, क्योंकि ये आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में अप्लाई हो रहा है। चार्ल्स क्या कहते हैं कि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि मिडिल पावर स्टेट्स की राइज हो रही है। मिडिल पावर स्टेट्स, मिडिल पावर्स की राइज हो रही है। अब बताएं मुझे, पाकिस्तान मिडिल पावर नहीं है क्या? कितने सारे मिडिल पावर्स हैं, टर्की देखें मिडिल पावर है। चार्ल्स ये भी कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं अब स्टेट्स के पास, मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी होगी। इसको आज अप्लाई करें ईरान यूएसए इसराइल की वार की के बीच में, देखें आप इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड वार के लेंस से देखें, जो लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड वॉर हुई है, अप्लाई नहीं होगा क्या? बताओ मुझे। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन होती है, तो चार्ल्स इसको यूनिपोलरिटी मूवमेंट कहते हैं, लेकिन चार्ल्स ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में स्टेट्स के अमंग कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि मिडिल पावर्स की राइज हो रही है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं अब स्टेट्स के पास, मिलिट्री कैपेबिलिटीज है। अब इसको आप करंट ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप अप्लाई करें, करंट ग्लोबल पॉलिटिक्स में अप्लाई करो, तो ईरान इसराइल यूएस वॉर में अप्लाई नहीं हो रहा क्या? इंडिया पाकिस्तान वॉर में अप्लाई नहीं हो रहा क्या? सो इन नटशेल, यूनिपोलरिटी रहेगी। वो कहते हैं यूनिपोलरिटी रहेगी, ग्लोबल पॉलिटिक्स में यूनिपोलरिटी होगी, बट कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे अमंग स्मॉल एंड मीडियम पावर स्टेट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, यूनिपोलरिटी रहेगी, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में
कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे अमंग स्मॉल एंड मीडियम पावर स्टेट्स, जिसका एग्जाम्पल आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जिसका एग्जाम्पल आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स है। द राइज ऑफ पार्शियल पोलैरिटी इन इंटरनेशनल सिस्टम, यहां तक क्लियरिटी है सबको, यहां तक क्लियरिटी है सबको। द राइज ऑफ पार्शियल यूनिपोलैरिटी इन इंटरनेशनल सिस्टम, पावर ट्रांजिशन थ्योरी एंड राइज ऑफ चाइना। ये क्वेश्चन आया है CSS 2024 IR1 या CSS 2023 में है, IR1 में है आया है। स्लाइड्स प्रोवाइड करूं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप स्लाइड्स, आप जो है वो बाल्टी मांग रही है, मैं आपको पूरा कुआं दे दूंगा। डॉक्टर अक्सा, आप मेरे से बाल्टी मांग रही है, मैं आपको पूरा कुआं दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा मैं आपको, नोट्स, ठीक है, नोट्स दे दूंगा। ओके, कहा भी मैंने आपको कि मैं कंटेंट खुद देता हूं, आपको बुक बाय करने की नीड नहीं है। ओके, तो आप पूरा कुआं ले लेना, आप बाल्टी क्या क्या करेंगे। ओके, तो सेशन में नोट्स देता हूं मैं अपने, पॉइंट्स फॉर्म पे नहीं होते, डिटेल में होंगे। पावर ट्रांजिशन थ्योरी, अब ये पावर ट्रांजिशन थ्योरी वाज गिवन बाय ऑर्गेन्स्की इन हिज बुक वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बड़े मजे की थ्योरी है ये थ्योरी कहती है कि आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ अरसे के बाद, जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का वो चेंज होता है, उसके साथ जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर होती है वो भी चेंज हो जाती है। मीनिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड इंटरनेशनल सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर होती है वो रिप्लेस हो जाती है बाय न्यू पावर। बट पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये भी कहती है कि कोई भी स्टेट ओवर द नाइट सुपर पावर नहीं बनता, ठीक है। सबसे पहले वो स्टेट रीजनल पावर बनेगी, रीजनल पावर, फिर रीजनल पावर की बेसिस पे वो ग्लोबल पावर बनेगी। जिसका एग्जाम्पल देखें, जिसका एग्जाम्पल यूके है। नेपोलियन की डिफीट के बाद, नेपोलियन की डिफीट के बाद यूके जो है वो यूरोप में पावरफुल स्टेट इमर्ज हुआ। फिर रीजनल पावर की बेसिस पे ब्रिटेन जो है वो ग्लोबल पावर बना। ऐसा ही है ना, हम तो कॉलोनाइज भी थे बाय ब्रिटिश। ओके, तो सबसे पहले नेपोलियन की डिफीट के बाद जो यूके है वो यूरोप में ग्लोबल रीजनल पावर बना। फिर उस रीजनल पावर की बेसिस पे यूके क्या बन गया, ग्लोबल पावर बन गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूके भी वीक हो गया और यूएसए जो है, यूएसए यूएसए वेस्टर्न हेमीस्फीयर, मतलब नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की बात हो रही है, वेस्टर्न हेमीस्फीयर में रीजनल पावर इमर्ज हुआ। फिर उस रीजनल पावर की बेसिस पे यूएसए जो है वो ग्लोबल पावर बन गया। अब इसी प्रोसेस को आप अप्लाई करें चाइना की राइज में, कि बताएं मुझे, चाइना एशिया में लीडिंग पावर नहीं बनाए क्या? इसको आप सिमिलरली अप्लाई करें चाइना के उसमें। चाइना एशिया में पावरफुल नहीं बना क्या? जब वो एशिया में पावरफुल, रीजन में पावरफुल बना है, तो रीजन की बेसिस पे क्या वो ग्लोबल पावर नहीं बन सकता? रीजनल पावर तो बन गया ना वो। अब रीजनल पावर के बाद उसका नेक्स्ट गोल क्या होगा? नेक्स्ट गोल क्या होगा, खुद भी दिमाग लगाओ आप। ग्लोबल पावर होगा, ऑब्वियस ही बात है, ग्लोबल पावर होगा।
तो ये क्वेश्चन आया था आपका CSS 2023 या 24 के IR1 पेपर में एग्जैक्ट उसने यही पूछा है आपसे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। डिक्लाइन ऑफ यूएस पावर एंड राइज ऑफ चाइना। डिक्लाइन ऑफ यूएस पावर एंड राइज ऑफ चाइना। अमेरिका का जो हार्ड पावर है ना, हार्ड पावर, देखिए पावर की टाइप्स होती है। एक होता है हार्ड पावर, एक है सॉफ्ट पावर जिसकी एग्जांपल डिप्लोमेसी है, एक है स्मार्ट पावर। ये पावर की टाइप्स में हम सेशन में पढ़ेंगे कि पावर की कितनी टाइप्स होती हैं, उसके एग्जांपल क्या हैं। अमेरिका की जो हार्ड पावर है ना, हार्ड पावर का मतलब होता है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ एज वेल एज सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात हो रही है। तो अमेरिका की जो हार्ड पावर है ना वो रिड्यूस हो रही है, जिसकी एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर देखें, इसी के साथ आप ईरान इजराइल यूएस वॉर देखें, ये एग्जांपल्स हैं। अगर यूएसए सुपर पावर होता तो रशिया कभी भी यूक्रेन पे अटैक ना करता, बिकॉज यूक्रेन इज एन अलाय ऑफ यूएसए। मतलब आप प्रैक्टिकल आम जिंदगी में इसको अप्लाई करें। अगर देखिए मोहल्ले का गुंडा आपके साथ है तो मुझे बताएं मोहल्ले की दूसरे घर वाले आप पे अटैक करेंगे कभी? अगर मोहल्ले का कोई गुंडा आपके साथ है, ठीक है, लोकल लेवल पे इसको अप्लाई करते हैं। एक मोहल्ला है, उस पे एक डॉन भी है, वो आपके साथ है, उसका आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो मुझे बताएं मोहल्ले के जो दूसरे घर होंगे वो आपसे कभी तू में करेंगे कभी? हम ऐसी बात है नहीं। तो यूएसए अगर सुपर पावर होता, कभी रशिया उसके ऊपर यूक्रेन के ऊपर अटैक करता नहीं, कि यूक्रेन तो एलाय है यूएसए का और मिलिट्री सपोर्ट भी दी यूक्रेन को। अगर एक सुपर पावर किसी भी स्टेट के साथ हो तो कोई भी स्टेट उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द सुपर पावर। इसी तरह से ईरान के साथ देखें, ऑब्वियस ही बात है, डील आपको करनी पड़ी ना। आपने अपना हार्ड पावर यूज किया, अटैक्स किए आपने ईरान के ऊपर, अल्टीमेटली आप डील की ना आपने। ऑन द कंट्री अगर आप चाइना की राइज देखें, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है विथ इंक्रीजिंग मिलिट्री पावर। चाइना की आप इन्फ्लुएंस देखें, चाहे वो साउथ एशिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, एमी रीजन, वो चाइना के आप इनिशिएटिव्स देखें, BRI है, SCO है, ब्रिक्स है। एक अल्टरनेट मॉडल आ रहा है चाइना का, अल्टरनेट मॉडल दैट इज अल्टरनेट टू द न्यू लिबरल ऑर्डर ऑफ यूएसए। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी जिसको आप कहते हैं ना मल्टीपोलैरिटी यूनिपोलैरिटी, जो पोलैरिटी है ये डिपेंड करती है दो चीजों पे। नंबर 1 मिलिट्री स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ये जो पोलैरिटी है दो चीजों पे डिपेंड करती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ एज वेल एज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अब नियो रियलिस्टिक कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन जी इकोनॉमी भी तो टेक में आता है ना। ठीक है, टेक्नोलॉजी से आप क्या लेते हो? टेक्नोलॉजी भी तो मिलिट्री एंड इकोनॉमी में यूज होती है ना। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी किसको कंट्रीब्यूट करती है सामया? मिलिट्री और इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है ना। तो बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है? इकोनॉमी में भी आपको काम देती है एज वेल एज मिलिट्री डोमेन में भी काम देती है। तो न्यूरिलिस्टिक कहते हैं, न्यूरिलिज्म कहती है कि इंटरनेशनल सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द स्टेट्स। कि ये आइडियोलॉजिकल जो है ना, ये सारी बकवास है।
आइडियोलॉजी को कोई नहीं देखता। So international system is based on the difference of power and distribution of military capabilities. जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना आज का, ये बेस करता है डिफरेंस ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे। किसी स्टेट की पावर ज्यादा है तो किसी स्टेट की कम है। जैसे ही है ना, मल्टीपल पावर्स हैं, किसी स्टेट की इकोनॉमी ज्यादा है तो किसी की मिलिट्री पावर ज्यादा है, किसी की प्यारे पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इकोनॉमिक पावर कम है ना। अब देखें, ये चीज नोट करें, जीडीपी देखते हैं। यूएसए की जीडीपी अराउंड 28 ट्रिलियन डॉलर्स है, चाइना की अराउंड 19 ट्रिलियन डॉलर्स है। इसी तरह से मिलिट्री स्पेंडिंग देखें, यूएसए की अराउंड 1 ट्रिलियन डॉलर्स है। चाइना की अभी जो है, अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है, अराउंड 290 या 296 बिलियन डॉलर्स है। तो डिफरेंस है, अभी भी डिफरेंस है, चाहे इकोनॉमी में हो चाहे मिलिट्री स्पेंडिंग में हो। अब आते हैं पार्शियल पोलैरिटी पे। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियरिटी है सबको? यहां तक क्लियरिटी है सबको? जल्दी से बताओ। इंटरनेशनल सिस्टम में मल्टीपोलरिटी होने के लिए 3 और मोर देन 3 स्टेट्स का पावरफुल होना नेसेसरी है। इंटरनेशनल सिस्टम में मल्टीपोलरिटी होने के लिए 3 और 3 से ज्यादा स्टेट्स का पावरफुल होना नेसेसरी है, बोथ इन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डोमेन। ये ध्यान से समझना, ये मिलिट्री डोमेन्स। अगेन रिपीटिंग, इंटरनेशनल सिस्टम में मल्टीपोलरिटी होने के लिए 3 और 3 से ज्यादा पावरफुल स्टेट्स होना जरूरी है, चाहे वो मिलिट्री भी में भी हो, इकोनॉमी में भी हो। इंटरनेशनल सिस्टम में अभी 2 पावर्स हैं, दैट इज चाइना एंड यूएसए। और मल्टीपोलरिटी के लिए क्या चाहिए? थर्ड स्टेट चाहिए, जिसकी चाइना और यूएस जितनी ही इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर हो। नाउ यू टेल मी, थर्ड स्टेट कौन सी है जिसकी पावर चाइना जितनी हो, इकोनॉमिक पावर भी और मिलिट्री पावर भी? सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं या सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं, आप बताओ, मुझे खुद बताओ, कौन सी थर्ड स्टेट है? सामिया, रशिया की इकोनॉमिक पावर है इतनी या ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इतनी? मिलिट्री पावर तो है उसकी, ऑब्वियस सी बात है, मिलिट्री पावर तो है उसकी। नाउ यू टेल मी, थर्ड स्टेट कौन सी है जिसकी इकोनॉमी और मिलिट्री स्ट्रेंथ इक्वल हो? देखिए, इक्वल भी होना है ना, आपने यूएसए और चाइना से इक्वल भी होना है, ये चीज आप माइंड में रखें, ये चीज आपने माइंड में रखना है आपने। मिलिट्री, अरीबा शायद, वेरी गुड वेरी गुड। इक्वलिटी भी तो होनी चाहिए, तो फिर मल्टीपलिटी तो फिर नहीं बनी ना, फिर तो वो मिडिल पावर बनी। मल्टीपोलरिटी होने के लिए 3 स्टेट्स होनी चाहिए जिनकी सिमिलर पावर, इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर हो, दोनों चीजें हो।
और इंडिया खुद को थर्ड कंटेंडर पेश करता है। इंडिया कहता है मेरी इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, मेरी साइज भी देखी और मेरी पॉपुलेशन भी देखी। रशिया भी है, लेकिन रशिया की इकोनॉमिक पावर इतनी नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है इक्वल्स टू चाइना एंड यूएसए। लेकिन इंडिया चाइना से बहुत साल पीछे है, इकोनॉमिक डोमेन में भी, मिलिट्री स्फीयर में भी। So the current international system, according to some scholars, is characterized by partial polarity. Partial polarity. मीनिंग इसका आसान सा मतलब ये है कि यूएसए अब एब्सोल्यूट सुपर पावर नहीं है। यूएसए अब एब्सोल्यूट सुपर पावर नहीं है। देयर इज पार्शियल यूनिपोलैरिटी इन इंटरनेशनल सिस्टम। द इम्प्लीकेशंस ऑफ पार्शियल पोलैरिटी के क्या इम्प्लीकेशंस हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स पे? और इस पे जो अप्लाई होता है वो होता है थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। बड़ा मेंशन होता है ये आपका। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? थ्यूसिडाइड्स ट्रैप के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? बड़ा मेंशन होता है ये आपका, बेशक आपका यार नाम भी हो ऑप्शनल। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप के बारे में बड़ा मेंशन होता है, खास करके करंट अफेयर्स पे तो बड़ा मेंशन होता है ये थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। बड़े मजे का है। पार्शियल यूनिपोलैरिटी में यूएस और चाइना के बीच में वार भी हो सकती है इन नियर फ्यूचर। अभी ट्रम्प गया था ना चाइना की विजिट पे, तो वहां पे चाइनीज प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी थी। चाइनीज प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी थी, बड़े गौर से सुनेंगे, कि चाइना चाहता है कि वो थ्यूसिडाइड्स ट्रैप में ना फंसे यूएसए के साथ। ये चाइनीज प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट है, आप गूगल करें। चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि चाइना चाहता है कि थ्यूसिडाइड्स ट्रैप में वो ना फंसे यूएसए के साथ। तो थ्यूसिडाइड्स ट्रैप को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पार्शियल यूनिपोलैरिटी में यूएस एंड चाइना के बीच में वॉर भी हो सकती है नियर फ्यूचर में। यहां आपका थ्यूसिडाइड्स ट्रैप अप्लाई होता है। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप अप्लाई होता है। अब ये थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहता है व्हेन अ राइजिंग पावर, जब एक स्टेट राइज करती है, राइजिंग पावर होती है, ठीक है, तो स्टेब्लिश्ड पावर के बीच में, मतलब राइजिंग पावर और स्टेब्लिश्ड पावर के बीच में वार इनविटेबल है। वार इनविटेबल है। और ये थ्यूसिडाइड्स ट्रैप दिया था ग्रैहम एलिसन ने। ग्रैहम एलिसन ने। इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक राइजिंग पावर जो इमर्ज होती है, तो स्टेब्लिश्ड पावर उस राइजिंग पावर से थ्रेट फील करती है, थ्रेट फील करती है कि ये कहीं हमें रिप्लेस ना कर दे। और जब ऐसा होता है तो वार को रोका नहीं जा सकता। मतलब राइजिंग पावर और स्टेब्लिश्ड पावर के बीच में वार को रोका नहीं जा सकता। फिर अब ग्रैहम एलिसन ने इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है या एग्जांपल जो दी है, वो दी है पेलोपेशियन वॉर से। पेलोपेशियन वॉर से वो हुई थी एथेंस और स्पार्टा के बीच में। ये जो वार हुई थी ना, वो एथेंस एंड स्पार्टा के बीच में हुई थी, ग्रीस में। वहां से उसने एग्जांपल दिया है। अब आया समझ आपको ये थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का, कि चाइना एक राइजिंग इमर्जिंग पावर है, तो यूएसए तो ऑलरेडी स्टेब्लिश पावर है ना। तो यूएसए को थ्रेट फील हो रहा है कि कहीं चाइना रिप्लेस ना कर दे हमें, कि कहीं चाइना रिप्लेस ना कर दे। तो ये ट्रैप में फंस गए हैं दोनों अब। तो वार को रोका नहीं जा सकता, ये थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहता है। दैट इज वाई जी जिनपिंग ने स्टेटमेंट दी थी अभी जो ट्रम्प गया था, कि हम थ्यूसिडाइड्स ट्रैप में नहीं फंसना चाहते। इसका मतलब ये था कि हम यूएसए से वार नहीं चाहते।
आया समझ? आया समझ? ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं साउथ एशिया पे आते हैं। चेंजिंग टोपोग्राफी ऑफ पावर इन साउथ एशिया। अगर आपने इवॉल्विंग डायनामिक्स ऑफ यूएस चाइना राइवलरी समझनी है तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द ऑफेंसिव रियलिज्म थ्योरी ऑफ जॉन बशीमियर। ऑफेंसिव रियलिज्म थ्योरी ऑफ जॉन बशीमियर। ये थ्योरी कहती है कि ग्रेट पावर इस बात से सेटिस्फाई नहीं होते कि वो ग्रेट पावर से इंटरनेशनल सिस्टम में। अब वो उनको सेटिस्फिकेशन किस चीज से मिलती है? क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल ये होता है कि वही सिंगल सुपर पावर रहे पूरी दुनिया में एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, उनको कोई रिप्लेस ना करे। इसका एग्जाम्पल आसान से वर्ड्स में ये है कि मोहल्ले में दो डॉन्स हैं, या मोहल्ले में दो डॉन्स नहीं रह सकते, दो गुंडे नहीं रह सकते, एक ही होता है। जब आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ग्लोबल हेजीमनी मेंटेन रखने के लिए, लेकिन देखो ग्लोबल हेजीमनी मेंटेन रखने के लिए ना, अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए अक्रॉस द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ये इतना इजी टास्क नहीं होता है, इतनी इजी जॉब नहीं, खास करके आज की ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जहां पे मिडिल पावर्स भी हैं, जहां पे मिडिल पावर्स भी हैं। सो द बेस्ट स्टेट कैन दस एस्पायर फॉर इज टू डोमिनेट इट्स बैकयार्ड, कि अपने वो रीजन को डोमिनेट करे कि वो अपने रीजन को डोमिनेट करें, रीजनल पावर बने। और यूएस का एग्जांपल देखें, यूएस से भी तो पहले वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में रीजनल पावर बना ना, और आज भी है। फिर उस रीजनल पावर की बेसिस पे वो ग्लोबल पावर इमर्ज हुआ। और रीजनल पावर का एक और भी गोल होता है, एक और भी गोल होता है, तो ये होता है कि दूसरे रीजन में कोई और स्टेट रीजनल पावर ना बने, दूसरे रीजन में कोई और स्टेट रीजनल पावर ना बने। फॉर एग्जाम्पल, अब यूएसए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रीजनल पावर है, सो यूएसए नहीं चाहता कि चाइना एशिया का पावर बने, चाइना एशिया का पावर बने और यूएस का पीयर कॉम्पिटिटर बने। तो यूएस की स्ट्रेटेजी ये है कि एशियन कंट्रीज डिवाइडेड रहे। तो सुना है ना आपने, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल का नाम सुना है ना आपने, कि ये डिवाइड रहे, एशियन कंट्रीज डिवाइडेड डिवाइडेड हो, ताकि वो चाइनीज गेम में सारे के सारे ना जाएं, सारे की सारी स्टेट्स चाइनीज गेम में ना जाए। लेकिन चाइना की आप प्रोग्रेस देखें, चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन में हो या मिलिट्री डोमेन में हो, चाइना अपनी इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स जैसे BRI है उसके थ्रू रीजनल कंट्रीज को अपने गेम में ला रहा है। आल्सो चाइना भी यूएसए को इस रीजन से निकाल देगा, पुश करेगा कि यूएसए के फुटप्रिंट्स ना हो एशिया में, यूएसए के फुटप्रिंट्स ना हो, यूएसए की इन्फ्लुएंस ना हो। Changing terms of Pakistan's relations with USA and China. China, Pakistan versus India, USA, एक्सिस। अगर आप ट्रम्प की रिमार्क्स देख रहे हैं ना कि हमारे पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं, फील्ड मार्शल ये है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये सारे टेम्पररी है, ये सारे टेम्पररी है, ये कुछ दिन की बात है। क्योंकि यूएस को नीड है पाकिस्तान की, यूएसए
यूएसए बेसिकली वो एग्जिट चाहता है मिडिल ईस्ट से, इस ईरान वार से वो एग्जिट लेना चाहता है। दैट इज वाई उसको पाकिस्तान की नीड है। ये इसी का ये एग्जांपल है कि अफगानिस्तान में जब लीड थी यूएसए को तो पाकिस्तान की बड़ी तारीफें करता था, चाहे वो बुश साहब हो, ठीक है, प्रेसिडेंट बुश हो, ये सारी टेम्पररी है। अल्टीमेट जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स है वो यही इक्वेशन है, वो ये इक्वेशन है, चाइना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया यूएसए। अब इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंटरनेशनल ऑर्डर में, हिस्टोरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान ने दोनों स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशन रखे, बेस्ड ऑन द शेयर्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और इस अरेंजमेंट से तीनों स्टेट्स को फायदा हुआ है, यूएसए को भी हमने फायदा दिया है, अभी भी दे रहे हैं ना, ये ईरान वार से एग्जिट के लिए हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यूएस विड्रॉल के बाद जो से ही यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है, वो टर्निंग पॉइंट थी यूएस की फॉरेन पॉलिसी में टुवर्ड्स पाकिस्तान। जैसे ही यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया ना, तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हुई टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका, जिसकी वजह से दोनों स्टेट्स के रिलेशंस खराब रहे आफ्टर द नेटोज विड्रॉल। आफ्टर द नेटोज विड्रॉल दोनों स्टेट्स के रिलेशंस खराब रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो पाकिस्तान को स्केप गोट बना लिया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो पाकिस्तान को स्केप गोट बना लिया, मतलब बलि का बकरा बना दिया, कि पाकिस्तान की वजह से यूएसए फेल हुआ है अफगानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ने डबल गेम प्ले की और यूएस ने अपने फेल्यूर का ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। ठीक है, मीनवाइल पाकिस्तान और चाइना की अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मतलब इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी। और यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट फॉर पीस की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2030 तक पाकिस्तान 50% चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट यूज करेगा। जो पाकिस्तान के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर होगा ना, वो 50% चाइनीज होगा। और आप लोगों ने लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड वॉर में ये देखा भी हुआ कि पाकिस्तान ने चाइनीज फाइटर जेट्स यूज किए, मिसाइल्स PL-15 ये चाइनीज है। आल्सो दोनों कंट्रीज के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती हैं, हर साल होती हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। और दोनों स्टेट्स का एक कॉमन राइवल या एनिमी है, दैट इज इंडिया। पाकिस्तान और चाइना दोनों नहीं चाहते कि साउथ एशिया में इंडिया हेजिमन बने या लीडर बने, क्योंकि इंडिया की एस्पिरेशंस रही है सालों से कि वो साउथ एशिया का लीडर बने, साउथ एशिया का लीडर बने। आल्सो पाकिस्तान चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस भी देखें, रोबस्ट हैं, सीपेक एग्जाम्पल है इसका। आया समझ आपको टॉपिक, आज का टॉपिक समझ आया सबको, ऑल ऑफ यू। मैं चैट थोड़ा ना ओपन कर देता हूं मैं। सारे के सारे मुझे बताओ जितने भी हैं क्लास में, तो ये आपकी क्लासेस अब होंगी, ओके। ये इंपॉर्टेंट नोट जो है आप पढ़ ले, कंटेंट मैं ही दूंगा, आज के लेक्चर का कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, ओके। ये आपका टोटल 2 मंथ्स का सेशन होगा, क्लासेस आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे होंगी, वीकली रिविजन होंगी। तो आप में से अगर एनरोल करना चाहे कोई स्टूडेंट जिनका IR है, तो वो एनरोल करवा सकती है या करवा सकता है मैम साजा के पास। देखो टाइम बहुत शॉर्ट है, अगर आपको लगता है कि टाइम ज्यादा है तो देखें, 6 मंथ्स आपके हो गए हैं। अब ये याद रहे, इस बार आपके पेपर जनवरी के फर्स्ट वीक में है, इस बार आपके पेपर्स जनवरी के फर्स्ट वीक में है, तो आपके पास पीछे जो है टोटल 5 मंथ्स या 6 मंथ्स बचते हैं। 2 मंथ्स तो ये आपने पढ़ना है, 2 मंथ्स तो करंट इस पे लगता है, ठीक है। 2 मंथ्स तो इस पे लग जाते हैं आपके IR में, IR 1 और 2 200 मार्क्स का है ये। तो पीछे आपके पास, अगर आप फिर भी इसको लेट करते हो, अगर किसी का IR है फिर भी इसको लेट करते हो कि हम इसको पढ़ेंगे अगस्त में पढ़ेंगे, पीछे टाइम कितना बच गया आपके पास,
फेब इस बार नहीं है आपके पास, जनवरी का फर्स्ट वीक में आपके पेपर स्टार्ट हैं आपके, दिसंबर 31 दिसंबर तक ये सारी गेम है। तो आप माशाल्लाह से मेच्योर हैं, ठीक है, आप माशाल्लाह से मेच्योर हैं, बाकी आप कैलकुलेशन अपनी लगा सकते हैं कि कितना आपके पास टाइम है। ओके, तो नोट्स में खुद ही दूंगा ताकि आपको टॉपिक्स बनाने की, रिसर्च करने की नीड ना पड़े, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है भी नहीं अब, आपके पास इतना टाइम है भी नहीं अब, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जिसको भी एनरोल करना है वो मेम सादा के पास जाके वो एनरोल कर सकती है, कर सकता है। फ्राइडे से इसकी क्लासेस, आपकी रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। ये आपकी ओरिएंटेशन थी आज, फाइनल ओरिएंटेशन। फ्राइडे से क्लासेस आपकी रेगुलर हो जाएंगी, और नेक्स्ट जो मंडे होगा उसमें आपकी असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ताकि साथ साथ आपने आईआर की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आपकी। ओके, समझ आया सबको? The recording has stopped. और सबसे पहले मुझे आप फीडबैक दें, आज आपको क्लास कैसे